हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो देखा सीगेट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट ए। आज हम देखेंगे सीगेट डीएफएल सीगेट इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। सभी आपके आने वाले सभी वीडियोस आईएमपी है, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी यूज़फुल है। कुछ भी ज़्यादा बिना ज़रूरत वाला कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो सभी टॉपिक को, सभी पॉइंट्स को एक एक करके बार बार देखकर, स्क्रीनशॉट निकाल कर एक एक चीज़ को हमें याद रखना है। सीगेट एडीडी पावर ऑन टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सीगेट एडीडी पावर ऑन टेस्ट स्टेप्स। सीगेट फर्मवेयर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कुछ भी करने से पहले पावर पर चलना जरूरी है, यानी कि पावर आना जरूरी है। अगर ड्राइव स्पिन नहीं होगी तो कोई भी डीएफएल, कोई भी एमआरटी टूल आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ड्राइव को स्पिन होना विदाउट नॉइसेस, विदाउट क्लिंकिंग ड्राइव स्पिन होना ज़रूरी है, वरना हेड प्रॉब्लम या पीसीबी प्रॉब्लम या रोम प्रॉब्लम या किसी ने छेड़ा हुआ हार्ड ड्राइव, जला हुआ पीसीबी हो सकता है। इसमें आपको कोई भी डीएफएल, एमआरटी, PC3000, ACDIV कोई भी टूल आपको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा नोट कर कर रखने का है कि विदाउट स्पिनिंग प्लस विदाउट क्लिंकिंग, विदाउट नॉइसी। ठीक है, स्पिनिंग सिर्फ स्पिनिंग नहीं, स्पिनिंग प्लस विदाउट नॉइसी ड्राइव स्पिन होना चाहिए। ठीक है, तभी फर्मवेयर रिलेटेड वर्क हो सकता है। सीगेट फर्मवेयर ऑपरेशन को प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कुछ भी करने से पहले पावर पर चलना जरूरी है। स्टेप 1, कंफर्म करें कि क्या पीसीबी ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं वो हमने आगे के वीडियो में भी देखा। कंफर्म करें कि पीसीबी ओरिजिनल है या नहीं। इफ़ ओरिजिनल पीसीबी नहीं है तो ये एक बड़ा इश्यू हो सकता है। यूज़र परमानेंट रूप से डेटा को खो देता है, यानी कि अगर पीसीबी ओरिजिनल नहीं है तो डेटा आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, कंफर्म। स्टेप 2, कंफर्म करें कि क्या एडीडी स्पिनिंग है या पावर ऑन के बाद नहीं, यानी कि पावर देने के बाद अगर ड्राइव स्पिन है या नहीं। इफ स्पिनिंग नहीं है तो ये हेड इश्यू, मोटर इश्यू या पीसीबी इश्यू हो सकता है। ये हमेशा याद रखने का है। काफ़ी बार यहीं पर हमारा पॉइंट वीक होता है, हमारा टेस्टिंग वीक होता है, हमारा चेकिंग वीक होता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ड्राइव डेटा दे। इसी वजह से डेटा रिकवरी में हमारा टाइम वेस्ट होता है, मन उठ जाता है, काम में रुठ जाते हैं। तो पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा कि सबसे पहला स्टेप किस ड्राइव स्पिन होता है या नहीं है। अगर स्पिन नहीं होता है तो वो डीएफएल, एमआरटी, PC3000 किसी से नहीं होगा। ये क्लियर शॉट हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, इफ स्पिनिंग नहीं है तो एडीटी को रिमोट सपोर्ट से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर हार्ड ड्राइव के स्पिनिंग नहीं है, स्पिनिंग का हमेशा याद रखना, स्पिनिंग प्लस विदाउट क्लिंकिंग प्लस विदाउट नॉइसी। ठीक है, इस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की बताने से ही हमारी एकेडमी, हमारा सेंटर दूसरी जगह से अलग पड़ता है। कि दूसरी जगह इतना ड्राइव स्पिनिंग, बाद में क्लिकिंग के साथ भी स्पिनिंग होता है तो बंदे को पूछते हैं सामने टीचर्स या इंस्टीट्यूट से कि ड्राइव स्पिन होता है, तो बंदा यहाँ से बोला जाता है यस स्पिन होता है, स्पिन होता है। पर वो क्लिंकिंग के साथ या नॉइसी के साथ स्पिन होता है तो सामने वाला भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। पर गलती वहीं से ही शुरू होती है कि छोटी छोटी बातें वो बताते नहीं, बाद में इसको पता नहीं होता है स्टूडेंट को, और इसी वजह से प्रॉब्लम खड़ी होती है और दोनों का दिमाग भी घूमता है और टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, स्पिनिंग यानी कि विदाउट नॉइसी, विदाउट क्लिंकिंग। इफ स्पिनिंग नहीं है तो एडीडी को रिमोट सपोर्ट से डिसाइड यानी कि फिक्स नहीं किया जा सकता है। जब न्यू स्टूडेंट्स को इस टाइप का
तो इस टाइप का केस मिलता है तो यूज़र प्रोफेशनल सजेशन प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सजेशन ले सकते हैं। ठीक है। स्टेप 3, तो ये आपको याद रखना है कि स्पिनिंग नहीं है तो रिमोट से कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टेप 3, कंफर्म करें कि क्या एडीडी क्लिक कर रहा है या नहीं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पूरे टॉपिक का भाषण, प्रवचन, लेक्चर, अब जो भी समझे, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिमाग ज़्यादा साथ साथ में पका देता हूँ, तो उसको आप दिमाग का बोझेशन समझे तो बोझेशन, पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका मेन इश्यू क्या है। कंफर्म करें कि क्या एडीडी क्लिक कर रहा है या नहीं। इफ़ क्लिक करते समय यूज़र को डिफरेंट साउंड फाइल को सुनने और ये पता लगाने की ज़रूरत होती है कि ये किस टाइप की क्लिकिंग है, तो मस्ट क्लिकिंग ड्राइव्स के लिए यूज़र को इसे फिजिकल रूप से डैमेज केस के रूप में समझने की ज़रूरत है। मैं तो मस्ट नहीं, मैं तो ज़्यादातर 95% केस, 98% केस में कहता हूँ कि क्लिकिंग के साथ हेड प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि वो बाद में सर्विस एरिया को रीड नहीं होने देता है, वहाँ पर हेड इश्यू करता है, तो आखिरकार वो रिकवरी नहीं होता है। तो उसे थोड़ा सा क्लिकिंग को भी हेड रिप्लेसमेंट समझने का कोई गलत नहीं है। क्लीन बेंच में ड्राइव ओपन करें और आगे डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। अगर क्लिंकिंग होती, नॉइसिस होती ड्राइव है तो उसे क्लीन चेंबर में, क्लीन रूम के ड्राइव्स ओपन करने और आगे डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। उसको फॉर्मवेयर रीराइट करने के लिए पीछे ना भागे, उससे ज़्यादा और भी प्लेटर क्रैश हो जाने का मैक्सिमम चांसेस है। प्लीज़ नोट, इफ़ ड्राइव स्पिनिंग कर रहा है और क्लिकिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेड फिक्स है। ये वीक हेड या वीक प्लेटर हो सकता है, यानी कि ये आजकल की नई ड्राइव, जो छोटी स्लिम ड्राइव्स आती है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन है, बहुत आईएमपी नोटिफिकेशन है। काफ़ी कस्टमरों के, काफ़ी स्टूडेंट के, काफ़ी कंप्यूटर डीलर्स के दिमाग में भी आज एक क्वेश्चन बैठ गया है कि ड्राइव क्लिकिंग करता है तो हेड प्रॉब्लम ही है, और क्लिकिंग नहीं करता है तो हेड प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आज का नए मॉडल्स में, छोटी ड्राइव्स में, अगर ड्राइव क्लिक नहीं करता है तो भी साइलेंट हेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। इफ़ ड्राइव स्पिनिंग कर रहा है और क्लिकिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेड फिक्स है। ये वीक हेड या वीक प्लेटर हो सकता है। यूज़र सर्विस एरिया को एडिट या डेटा एरिया को एडिट करने की ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस सर्विस एरिया और डेटा एरिया को सक्सेसफुली पढ़ा या लिखा जा सकता है या नहीं। यानी कि SYS फाइल को हमें रीड करने का है। जब कभी भी SYS फाइल रीड नहीं होती है तो ये साइलेंट हेड प्रॉब्लम होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। वो केस के अंदर ज़्यादातर जो ज़रूरत है उसको, हमारी जो मेन फाइल है उसको छोड़कर बाकी की सर्विस फाइल को, हमें सर्विस एरिया की SYS फाइल को हमें रीड करने की कोशिश करना है। अगर वो रीड होता है तो हेड प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, मगर नहीं होता है तो ये हेड प्रॉब्लम होने के चांसेस मैक्सिमम है। ये कौन से केस के लिए है कि जो ड्राइव क्लिकिंग नहीं करता है, उस केस के अंदर जो डाउट होता है उसको रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। स्टेप 4, कंफर्म करें कि क्या कॉम टर्मिनल फिक्स वर्क कर रहा है या नहीं। इफ़ यूज़र कॉम टर्मिनल से टर्मिनल मैसेज देख सकते हैं या नहीं। इफ़ यूज़र टी या F3T कंट्रोल Z द्वारा दर्ज कर सकते हैं। इफ़ टर्मिनल्स ऑफ है या नहीं, यानी कि हमेशा हमें ये क्या करना है, जब कभी भी अंदर पावर ऑन करते हैं तो हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान में, ख्याल में रखनी है कि टर्मिनल्स हमने चालू तो रखा है ना। ये भले एक छोटा पॉइंट लगता है पर ये काफ़ी बार इसके रिलेटेड मेरे खुद से भी गलती हो चुकी है कि यहाँ पर टर्मिनल बंद है और मैं टर्मिनल्स देता जा रहा हूँ, कुछ वर्किंग हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे ये टर्मिनल बंद होने के चांसेस है। दूसरा, कि टर्मिनल्स प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, टर्मिनल्स परफेक्ट कनेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा हमें याद रखकर अच्छी तरह से चेक करना जरूरी, कंपलसरी है।
चाहे आप DFL इस्तेमाल करो, चाहे आप MRT इस्तेमाल करो, चाहे आप PC3000 इस्तेमाल करो, चाहे आप ACDIV इस्तेमाल करो या दुनिया का कोई भी टूल इस्तेमाल करो, सभी के लिए ये सभी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये MRT के वक्त भी यही कंडीशन होती है, DFL में भी यही होती है कि ड्राइव को स्पिन होना कंपलसरी है, ड्राइव बिना क्लिकिंग के स्पिन होनी चाहिए और टर्मिनल्स दिखना चाहिए, अच्छी तरह कनेक्ट होना चाहिए। जहाँ DFL और MRT जहाँ जहाँ अलग पड़ता होगा वहाँ मैं स्पेशली आपको नोटिफिकेशन भी दूंगा कि यहाँ पर DFL का तो कुछ अलग ऑप्शंस हो सकता है या MRT का कुछ अलग ऑप्शंस हो सकता है, पर ये सभी का सभी नॉलेज सभी कंपनी में सेम कैलकुलेट सेम इस्तेमाल होता है, सभी में सेम ही होता है। ठीक है, मैं PC3000 भी कुछ वक्त में ही लेने वाला हूँ, उसका भी इसके अंदर ही मैं ऐड वीडियो कर दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, सब जहाँ कहीं भी अलग पड़ता होगा वहाँ पर मैं आपको सामने से बोल दूंगा। ठीक है, और बहुत कम ऑप्शन, कुछ बहुत कम फीचर्स ऐसे हैं जहाँ पर MRT DFL PC3000 अलग पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जब कभी भी हम ट्राई करें तो हमारा ये कॉम टर्मिनल्स का रेडी होना, चालू होना, वर्किंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात हमें कभी भी भूलना नहीं है। उपयुक्त स्टेप्स को चलाने के बाद यूज़र के पास एक क्लियर माइंड होगा कि पेशेंट एडीडी को फिक्स कैसे वर्क करे। यानी कि जब हमारा टर्मिनल्स रेडी होगा, जब हम DRD DSC रेडी होगा, तब हम उसमें जो कुछ एरर वगैरह आएगा या कोई इश्यू आएगा तो उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर वही अंदाज़ा नहीं होगा तो हम कैसे वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल्स लगना कंपलसरी चालू होना ज़रूरी है। तो हमें क्लियर उसके आगे कौन सा एरर है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या हमारा रेगुलर वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग स्टेप्स है, वो हम आगे बढ़ के ट्राई कर सकते हैं। पर यहाँ पर इतना हमारा क्लियर होना चाहिए कि PCB रिलेटेड इश्यू नहीं है ना, कोई क्लिकिंग नहीं है ना, ड्राइव स्पिन रेगुलर हो रही है ना, सभी कंपनी के लिए ये सेम है, DFL MRT PC3000। ठीक है, और यहाँ तक का सभी के लिए कंपलसरी है कि टर्मिनल्स चालू होगा प्लस F3T आता होगा। नहीं आता है तो हमें शॉर्ट कर वगैरह के लेकर हम देखेंगे आगे कि किस तरह लाना है, किस तरह हम कोशिश करते हैं। अब देखो आपका टर्मिनल्स ऑफ हो PC3000 में और टर्मिनल ही बंद है तो PC3000 क्या करेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंटों को हमेशा के लिए माइंड में रख के आगे बढ़ना है। सभी सीगेट ड्राइव्स के लिए रिपेयर की प्रोसेस और रिपेयर रिजल्ट देखने के लिए लॉक्स विंडो और कॉम टर्मिनल्स विंडो की चेक करना हमेशा अच्छा और नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कुछ एरर आ रही है, कोई फेल होता है, तो हमें ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखकर बार बार देखते रहने का है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब हम आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है सीगेट इंपोर्टेड फॉर्मवेयर मॉड्यूल्स ओवरव्यू। ठीक है, सीगेट फॉर्मवेयर मॉड्यूल्स ओवरव्यू। अब ये MRT हो, DFL हो, PC3000 हो, ACDIV हो, सभी के लिए सेम है। ठीक है, फॉर्मवेयर ये कंपनी के फॉर्मवेयर है, ना कि DFL के, MRT के, ACDIV के या PC3000 के। ठीक है, ये सीगेट के फॉर्मवेयर है, ये सभी के लिए सेम है। सिर्फ कहाँ से वो ऑप्शन आता है, उसके सामने कौन सा ऑप्शन रखा है, वही चेंजेस है। वो चेंजेस भी मैं आपको अच्छी तरह परफेक्ट अलग अलग करके आपके दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सीगेट फॉर्मवेयर के लिए इसमें फॉलोइंग पार्ट है। सीगेट फॉर्मवेयर दो प्रकार के होते हैं, पर हमारा जनरल वर्किंग एक सिर्फ SYS के रिलेटेड ही हम वर्क करते हैं। F3T ड्राइव्स की फॉर्मवेयर, अब हम मॉड्यूल्स के रिलेटेड देखने जाए तो 03 और 2B, और SYS फाइल के रिलेटेड देखें तो 1B, 28 और 35।
पर ज़्यादातर कंपनी ने, ज़्यादातर बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ने हमेशा सर्विस एरिया के साथ यानी कि SYS फाइल से साथ वर्क करने का हमें सजेशन दिया है और उसके रिलेटेड ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम हमेशा यही चीज़ को वर्किंग में हमें लेना है। अगर नहीं आता है तो कभी कभी हम इसको रीड कर सकते हैं। जो हम अगर मॉड्यूल्स को रीड करना है तो आप मॉड्यूल्स रीड में जाकर आप रीड कर सकते हो, और जो वर्किंग डायरेक्टरी मैंने आगे के वीडियो में बताया उसी तरह वहाँ पर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, वहीं पर ये स्टोर होगा। ठीक है, तो जैसे ही अंदर जाते हैं आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसमें से आपको जो रीड करना है वो आप कर सकते हो। अब ATA द्वारा और कॉम द्वारा, ठीक है, तो ये ATA कॉम चाहे सीगेट का हो चाहे WD का, सॉरी चाहे DFL का हो चाहे MRT का। अब देखो डिफरेंस दोनों के बीच में क्या कहाँ हो सकता है वो मैं बताऊँ। इसमें सर्विस एरिया से रीड मॉड्यूल्स रखा है तो उसमें दूसरी जगह से रीड मॉड्यूल्स हो सकता है, पर मॉड्यूल्स तो रीड तो मॉड्यूल्स ही करना है, उसके लिए दूसरा कुछ रीड करना नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि यहाँ ये मेनू में दिया है, उसने कोई दूसरे मेनू में दिया होता है। ठीक है, तो वो भी मैं जब वहाँ पर भी आऊँगा MRT में तो वो भी मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूंगा। पर रीड करना मॉड्यूल है, चाहे आप PC 3000 में जाओ, चाहे MRT में जाओ, चाहे DFL में जाओ, चाहे ACDIV में जाओ, या दुनिया के कोई भी कंपनी के टूल्स इस्तेमाल करो, तो हमें रीड मॉड्यूल करना है तो रीड मॉड्यूल ही कहीं से भी हमें ढूंढ लेना है। अब उसमें कौन सा मॉड्यूल रीड करना है तो 03 और 2B वो हमें रीड करना है। ठीक है, मैं अभी एक करने की कोशिश करता हूँ। 02 बाय ATA कंप्लीट, यानी कि 02 रीड हो चुका है। ओपन वर्किंग डायरेक्टरी में जाके मैं चेक कर सकता हूँ क्या हुआ है। यस, ये हुआ है। ठीक है, तो अब ये रीड मॉड्यूल इसमें करो, उसमें करो, उसमें करो, उसमें करो, पर करना हमें रीड मॉड्यूल 02 है। समझ गए? तो कहीं पे भी जाओ रीड मॉड्यूल ही ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी में ऐसा भी हो सकता है डाउनलोड मॉड्यूल, वर्ड चेंज लिखा हो सकता है, पर ज़्यादातर मैंने देखा है तब तक मॉड्यूल रीड ही होता है। जहाँ कहीं भी डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि एक सीगेट का प्रॉब्लम है पार्टिकल सेक्टर एक्सेस, तो DFL ने उसे पार्टिकल सेक्टर बोला है, सीगेट ने उसे सेक्टर एक्सेस बोला है। तो यही सिर्फ चेंजेस होता है। जो भी ऐसा भी छोटा बड़ा जो भी होगा मैं आपको मैक्सिमम परफेक्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं करना तो रीड मॉड्यूल ही है, और कौन से करना है तो मॉड्यूल वाइज अगर हम चलते हैं तो रोम प्लस 03 प्लस 2B। ठीक है, और सर्विस एरिया के मुताबिक चलते हैं तो रोम यानी कि रोम फाइल प्लस 1B प्लस 28 यानी कि 28 प्लस 35, इतना हमें जनरल ओल्ड ड्राइव के अंदर करना है। अगर लॉक वाली LM सीरीज वाली ड्राइव होती है तो उसके अंदर कुछ और भी मॉड्यूल्स हमें रीड करने होते हैं, वो उसका टॉपिक आएगा। इसके बाद दो टॉपिक छोड़कर तब मैं उसका स्पेशली लॉक वाली LM सीरीज़ वाली और भी DM सीरीज़ वाली लॉक वाली जो भी होगी उसके रिलेटेड मैं उसमें आपको समझाऊंगा। देखो LM सीरीज़ और ओल्ड सीरीज़ यानी कि DM सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ मेन डिफरेंस वो उसका रोम लॉक होता है, इसका अनलॉक होता है, और बाकी कुछ पार्टिकल सेक्टर का इश्यू नई LM सीरीज़ ड्राइव में ज़्यादा आता है, तो उसके रिलेटेड कुछ 2-3 फीचर्स उसमें 2-3 ऑप्शन अलग से हमें इस्तेमाल करने का होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है मैं आपको मैक्सिमम मेरे वीडियोस के अंदर आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल रोम सभी सीगेट ड्राइव्स के लिए डेटा रिकवरी के लिए ज़रूरी है, जो हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि ओरिजिनल रोम होना ज़रूरी है। रोम ओरिजिनल नहीं हो गए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मॉड्यूल 03 जो है वही SYS फाइल 1B है। समझ गए कि दोनों का कंटेंट सेम ही है। मॉड्यूल के साथ मॉड्यूल में जाओ तो ये SYS में जाओ तो 1B, ये दोनों सेम ही है। मॉड्यूल 1B यानी कि SYS 28। ठीक है,
1B मॉड्यूल या 2B मॉड्यूल यानी कि सर्विस एरिया 28, इसे ट्रांसलेटर बोला जाता है। ये दोनों को डिफेक्ट लिस्ट बोला जाता है। ठीक है, जो हम 1.4 I4,1,22 से जो करते थे वो चीज़ हम ये मॉड्यूल को हम क्लियर करते हैं। और ये ट्रांसलेटर M0,6,3,5,22, ठीक है, तो वो जो हम क्लियर करते हैं वो हम इसको करते हैं। और जो ये एनजी लिस्ट V40 कमांड से जो आता है, जो एंट्री दिखती है वो ये इस सर्विस एरिया फाइल की दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परफेक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्राथमिक डिफेक्ट लिस्ट, इस मॉड्यूल में प्राथमिक सर्वो डिफेक्ट लिस्ट, ट्रैक लिस्ट और पी लिस्ट सहित 3 डिफेक्ट लिस्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। जो क्लियर करते हैं I4,1,22 से, वो हम ये मॉड्यूल 03 या सर्विस एरिया SYS फाइल 1B को क्लियर करते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसलेटर चलाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हम सर्विस एरिया 28 SYS 28 को क्लियर करते हैं। और तीसरा है जो फाइल है उसका नाम है एनजी लिस्ट। हमें इतना ही बैकअप करना होता है जो हम यहाँ से करते हैं। पहले हमने मॉड्यूल किया, अब मैं 2B मॉड्यूल इसमें है तो 2B मॉड्यूल में करता हूँ। किसी में 0B भी होता है, किसी में 2B होता है। चलो इसमें 2B है तो मैं पहले 2B मॉड्यूल भी करता हूँ बाय ATA। तो कभी भी इस तरह चिपक जाता है तो घबराने का नहीं है। पावर ऑफ, पावर ऑन। उसके बाद हमें रीड मॉड्यूल्स 2B, पर ज़्यादातर हमें मॉड्यूल से वर्क नहीं करना है। ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये मॉड्यूल को रीड करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल्स रीड हो चुका है। कभी भी ये इस तरह से चिपक जाए तो ज़्यादातर केस में समझने का है कि F3T जनरेट होना बंद हो चुका है, इसलिए पावर ऑफ पावर ऑन करके हमें रीड करना है। तो ये हमारा मॉड्यूल रीड हो चुका है, मॉड्यूल 2B और 2। ठीक है, 03 भी हम साथ में कर लेते हैं। देखा आपने, फिर से एक बार F3T जनरेट होना बंद हो चुका है, तो आप वहाँ से पावर ऑफ पावर ऑन करके आप फिर से एक बार जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉड्यूल को रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल 03 भी रीड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल वाइज देखे तो मॉड्यूल हमारा रीड हो चुका है। और रोम तो आप आगे भी देख चुके हो कि किस तरह हमें रीड करना है। जो हमारा रोम ऑलरेडी रीड होके यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने वही हार्ड डिस्क आगे वाले वीडियो वाली ही लगा कर रखी है। अब हम देखते हैं सर्विस एरिया को करना है तो कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया 1B 28 35। ठीक है, तो हमें ये उसको करना है। और एक 93 भी करनी होती है, पर ये तीनों हो जाती है तो भी काफ़ी बार चल जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी कभी हम वर्क करने जाए तो F3T जनरेट हो रहा है वो हमें सबसे पहले चेक कर लेना है। रीड SYS।
बाय कॉम या फिर बाय एटीए। तो हमें मैं अभी एक करता हूँ, आपको सभी एक एक करके तीनों फाइल इसी तरह रीड करनी है। ठीक है, तो मैं 1B करता हूँ, बाकी की फाइलें भी इसी तरह रीड करनी होती है। तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये वीडियो को इसके रिलेटेड हमें लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह सिलेक्ट करके रीड हो जाती है। अगर रीड नहीं होती है तो आपके पास कौन से ऑप्शंस है वो मैंने आगे के वीडियो में भी बताया है और भी आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह फाइल्स को रीड कर सकते हो जो अभी रीड हो रहा है। स्पेशल इसका टॉपिक मैंने आगे का टॉपिक रखा हुआ है, ये कौन सा कंटेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक मेरा उसके ऊपर है। तो मैं अब उसमें ही आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे इसका नेक्स्ट या फिर उसका नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है कि जो कौन सा है, उसका कौन सा ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस तरह हमें ये रीड करना है। खासकर हमें इस वीडियो में ध्यान ये रखना है कि कौन सा हमें रीडिंग करना है, जो कहाँ से होता है। तो हमारा क्लियर हो गया कि SYS के मुताबिक चलते हैं तो ये 3 फाइलें 4 फाइलें, और मॉड्यूल्स के मुताबिक चलते हैं तो ये फाइलों को हमें रीड करना है। प्लीज़ नोट हियर, मॉड्यूल्स और SYS फाइल की कंटेंट सेम ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला। इसीलिए जब यूजर्स मॉड्यूल या सर्विस एरिया यानी कि SYS फाइल का बैकअप लेने का प्रयास करते हैं तो यूज़र को बस एक बैकअप करने की ज़रूरत होती है, यानी कि या तो मॉड्यूल या तो SYS। यूज़र को SYS फाइल द्वारा फॉर्मवेयर का बैकअप लेने का सजेशन दिया जाता है, जो मेरा खुद का सजेशन भी है, और अच्छे और बड़े इंजीनियरों का भी ये सजेशन हमेशा रहा है। तो हमें SYS पर ही काम करना है। ये कहना है कि यूज़र को सर्विस एरिया SYS 1B प्लस SYS 28 प्लस SYS 35 प्लस SYS 93 इतनी फाइलों को रेगुलर रीड करना ही करना है, और फिर रोम का बैकअप लेना है। हमें पहले रोम का लेना है, बाद में SYS का बैकअप लेना है। ठीक है, और रोम ये आगे पीछे दोनों सब चलेगा, पर तब तक हमें कोई भी कमांड अप्लाई करने का नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा हमें रीड, हमारा मेन इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। ठीक है, तो हमें ये तीनों करना है। सर्विस SYS के मुताबिक चले तो ये, मॉड्यूल्स के मुताबिक चले तो ये, पर हमारा सजेशन हमेशा SYS के मुताबिक चलना ही है। अब उसका आगे का टॉपिक हमारा मेन, सीगेट कॉमन कमांड टू एक्सिक्यूट इन कॉम टर्मिनल्स। हमेशा याद रखें कि कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले रोम प्लस SYS या रोम प्लस मॉड्यूल्स रीड कंप्लीटली उसका बैकअप हो जाए, एक बार वर्किंग डायरेक्टरी में चेक भी हो जाए कि नई ओपन फाइल हो रही है, रेडी हुआ है, उसके बाद ही कमांड अप्लाई करें, कभी भी भूलने का नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट हियर, टर्मिनल्स में किसी भी कमांड को चलाने से पहले कृपया रोम और इम्पोर्टेंस फर्मवेयर मॉड्यूल का बैकअप ले। कॉम टर्मिनल्स में अननाउन कमांड को इनपुट करने की ट्राई ना करें कि क्या होता है, ये आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आपको पता नहीं है वो कमांड को अप्लाई ना करें। पहला क्या है कि कोई भी पता है या नहीं पता है, कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले रोम प्लस SYS या रोम प्लस मॉड्यूल का बैकअप ले। बाद में ही पता है फिर भी आपको पहले बैकअप करने के बाद वो कमांड को जो आपको पता है उसको भी बाद में ही अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो पता ही नहीं है वो कमांड को बिल्कुल अप्लाई ना करें। पहले पता है वो करने का है पर पहले बैकअप करने का है, और जो पता नहीं है वो कभी नहीं करने का है, वरना डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि डिलीट इरेज हो जाएगा। कॉमन कमांड्स फॉर न्यू F3T ड्राइव्स, कंट्रोल प्लस Z जो F3T दर्ज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस L यानी कि स्मॉल l एडीडी इंफॉर्मेशन प्रीऑम्प्ट टाइप आदि देखने के लिए, जो हमने आगे के वीडियो में देखा।
F3T V4 G-list एंट्रीज की चेकिंग करे। इफ इनसाइड एंट्री है तो यूजर को G-list को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी हमारी SOS फाइल रीड हो रही है, बाद में हम दिखाते हैं। ठीक है, G-list को V4 से जो हमने आगे के वीडियोस में भी देख चुके हैं, जो यानी कि बड़े वीडियोस में। फिर भी इसमें कुछ सिंपल है, कुछ है नहीं। V4 प्रेस करना है, Ctrl L प्रेस करना है। V40 G-list एंट्रीज की चेकिंग करे। इफ इनसाइड एंट्री है तो यह कॉमन हो सकती है या कॉमन नहीं भी हो सकती है, इसलिए यूजर को ओरिजिनल फॉर्मवेयर मॉड्यूल्स का बैकअप लेने और स्टैंडर्ड फॉर्मवेयर की रिपेयर चलाने की ज़रूरत है। उसके बाद ng-list एंट्री के चेंज की चेक करे और अंत में यह डिसाइड करे कि क्लियर करे या ना करे। ठीक है, अब ng-list में देखो किस तरह का मामला है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नोटिफिकेशन कोई कहीं नहीं देता है, ऐसा दे दो। अब कुछ हार्ड डिस्क के अंदर ऑलरेडी ng-list एंट्रीज होती है, तो वो अगर आप ट्रांसलेटर या फिर ng-list क्लियर का कमांड अप्लाई करोगे तो वो क्लियर नहीं होगी। और कुछ ng-list एंट्रीज ऐसी होती है जिसको हम ट्रांसलेटर अप्लाई करने के बाद वो एंट्री आती है। ठीक है, अगर ओरिजिनल जो फैक्ट्री से जो आई थी फ्रेश केस में वो एंट्री है और वो क्लियर नहीं होती है तो आपका डेटा रिकवरी होगा। और ट्रांसलेटर आपने अप्लाई करने के बाद अगर ये एंट्री आई है तो पार्टिकल सेक्टर यानी कि कुछ डेटा रीड होगा, कुछ नहीं होगा, वो प्रॉब्लम है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। समझ गए? जैसे केस आएंगे मैं आपको वो लाइव भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, पर मैं आपको अभी से पहले से ही आपका बेस को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसको हमेशा याद रखें। ng-list की कुछ, आपको अभी खास इतना तो याद रखना ही है कि ng-list की कुछ एंट्रीज होती है जो वो एंट्री होने के बावजूद भी डेटा रिकवरी होता है। ठीक है, तो कभी भी एंट्री हो फिर भी हमें एक बार स्कैन करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पूरी कोशिश करनी है। कॉमन फेलियर्स के 3 F3 के यूनिवर्सल कमांड सेट यानी कि परमिनेंट जो हमने आगे भी देखा था, और फिर भी एक बार देखते हैं कि ये तीनों कमांड F3T के नाम से 3 स्टेप के नाम से जाने जाते हैं। जो पहला है क्लियर डिफेक्ट्स, जो मैंने आगे बोला वो फाइल को क्लियर करने के लिए। ये है क्लियर स्मार्ट, और ये है ट्रांसलेटर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो माफ़ कीजिएगा, और आपको पता ही है कि मैं कपिल शर्मा का फ़ैन हूँ, तो इंग्लिश का अपना लोचा परमिनेंट रहता है। ठीक है, रीजनरेट या रिबिल्ड। कई कॉमन फॉर्मवेयर फेलियर्स के लिए जो कि सेट के ऊपर डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं, यूज़र्स बस उसे नीचे दिए गए मेन्यू में डॉल्फिन के कॉमन रिपेयर सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कुछ का इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि जो ये कॉमन तीनों कमांड है वो अप्लाई करने से क्लियर नहीं होंगे, तो आपको नीचे एक और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके मुताबिक हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। यानी कि पहले हमें ये तीनों से ही काम करना होता है, अगर उससे काम नहीं होता है तो हमें वो कमांड इस्तेमाल करना है, पर पहले हमें हमेशा ये तीनों कमांड से ही वर्क कर फॉर्मवेयर का काम फिनिश करने की पूरी कोशिश यही कमांडों से करनी है। अगर ये कमांड से काम नहीं होता है तभी हमें नीचे का कमांड ज़रूरत पड़ने पर हमें उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड कैसा है कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन, कि इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारी SOS फाइल रीड ही हो रही है, तो वो कमांड भी हम पहले एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। मेन्यू पाथ, कॉमन फंक्शंस, कॉमन रिपेयर, यानी कि वो यहाँ से कॉमन रिपेयर से ये ऑप्शंस अवेलेबल, यहाँ पर ये आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। सभी यूज़र्स को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कॉम टर्मिनल्स अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और F3T में एंटर कर सकते हैं, और फिर यूज़र फेलियर्स के सिम्पटोन और एरर मैसेज को
अनुसार कॉमन रिपेयर मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शंस है वो आपको इस्तेमाल करने के लिए टर्मिनल्स के अंदर F3T एंटर करना, दिखना, जनरेट होना कंपलसरी है। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना है कि कोई भी कमांड आप रेडीमेड कमांड आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इसके लिए F3T आना जरूरी है, दिखना, जनरेट होना जरूरी है। F3 हार्ड ड्राइव फेलियर्स के सॉल्यूशन कॉमन टाइप किए बिना, यानी कि कुछ भी टाइप किए बिना आपको सिर्फ उसे अप्लाई करना होता है। IMP नोट, इस कमांड को चलाने के लिए F3T दिखना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट 12 फैमिली की CC31 CC32 बिजी रिपेयर की एरर आती है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शंस मदद करता है जब एम अथवा एन कमांड सीगेट बाराकूडा 7200.12 एडीडी स्विच CC31 CC32 फॉर्मवेयर वर्जन के साथ बिजी प्रॉब्लम रिपेयर करने में फेल होता है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। CC ये बिजी रिपेयर का कंप्लीट कमांड, रेडीमेड कमांड है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। उसे अप्लाई करते हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं होगा। ठीक है, बाद में पॉइंट 11 पॉइंट 12 कैपेसिटी जीरो एंड बिजी रिपेयर, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये फंक्शंस दोनों सीगेट बाराकोडा 7200.11 और 7200.12 एडीडी कैपेसिटी जीरो या ऑलवेज बिजी के प्रॉब्लम्स के साथ ये इस प्रकार की एडीडी के डेटा एरिया रीड नहीं कर सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप ये फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट 11 पॉइंट 12 एलईडी सीसी रिपेयर, यानी कि एलईडी एरर आती है सीसी, एलईडी सीसी, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हो। एडीडी लॉक्ड एलईडी सीसी, ये दूसरे कॉमन एडीडी फेलियर है। दोनों सीगेट बाराकोडा 7200.11 और 7200.12 एडीडीज को ये दोनों सर्विस एरिया और डेटा एरिया रीड कर सकता है। डोस अनरिकवरेबल एरर, इस प्रकार की एरर काफ़ी बार आती है। ये फंक्शंस रीड अनरिकवरेबल एरर फिक्स करने में मदद करता है जो सामान्य सीगेट बाराकोडा 7200.12 एडीडीज में होता है। जब प्रोग्राम डेटा एरिया के सेक्टर रीड करने प्रयत्न कर रहे हो तो एडीडी रिस्पॉन्स गुमा सकती है, यानी कि रिस्पॉन्स देना बंद कर सकती है। ये ऑटोमेटिक फिक्स करने के बाद एडीडी डेटा एरिया नॉर्मल एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आने आता है तो आप ये इसे रेडीमेड कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो। रेडी देन बिजी, कुछ सीगेट बाराकूडा 7200.12 एडीडीज के लिए कि वो पावर ऑन फिर रेडी होता है लेकिन फिर बिजी रहता है। एटीए इंटरफेस रिस्पॉन्स गुमा देता है और पीसी बूटिंग अप दरमियान सिस्टम बायोस चेकिंग में चिपक जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो रेडी देन बिजी आप इस्तेमाल पॉइंट 12 वाली फैमिली में आप कर सकते हो। पार्टिकल सेक्टर एक्सेस फिक्स, ये जो पार्टिकल सेक्टर एक्सेस है ये नॉन एलएम में वर्क करता है, एलएम सीरीज में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, पार्टिकल सेक्टर एक्सेस फिक्स, सीगेट बाराकूडा 7200.12 हार्ड ड्राइव के लिए उसे खूब सामान्य एडीडी फेलियर है। सेक्टर चौक्कस एलबीए में एक्सेस होता है और बाकी के सेक्टर नहीं कर सकता है। बाकी एडीडी रिपेयर टूल्स बिल्कुल रिपेयर नहीं कर सकते या अच्छी तरह रिपेयर नहीं कर सकते। देखो, इसमें जो बोला गया है कि बाकी के टूल्स नहीं कर सकते, तो वहीं पर हमें थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कमांड सिर्फ और सिर्फ डीएफएल का है। ये जो रेडीमेड कमांड का जिसका हम 7, 8, 10 जो देख रहे हैं वो सिर्फ डीएफएल का है। एमआरटी का अपना खुद का 3005 वगैरह की जो एरर आती है उसको फिक्स करने का खुद का अपना रेडीमेड कमांड है। ऐसी चीज़ों पर डीएफएल, एमआरटी, PC3000, एसीडीआईवी सब अलग पड़ते हैं। ये इस कंपनी का रेडी कमांड है, एमआरटी का खुद का 2-3 कमांड रेडी है, PC3000 का उसके मुताबिक रेडी कुछ कमांड हो गए, एसीडीआईवी का उसके मुताबिक हो गए। तो ऐसी चीज़ों में सभी टूल्स, सभी कंपनी थोड़ा डिफरेंस
होती है। ये टूल अब ये पार्टिकल सेक्टर एक्सेस फिक्स वाला, उसमें आप देखने ढूंढने जाओगे तो ये कोई कमांड उसमें नहीं मिलेगा। ये कमांड DFL का पर्सनल है। ऐसा ही MRT का कुछ पर्सनल है, ऐसे ही PC3000 का है, ऐसे ही ACDI का है। ठीक है, ये HDD प्रॉब्लम सामान्य तौर पर सीगेट 7200.12 कैपेसिटी 0 के दूसरे कॉमन HDD प्रॉब्लम को फिक्स करने की निष्फलता या बिजी प्रॉब्लम में के वजह से होती है। तो कैपेसिटी 0 को जब हम रिपेयर करने के लिए जाते हैं, उसमें ट्रांसलेटर जब फेल होता है तब ये पार्टिकल सेक्टर प्रॉब्लम खड़ा होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटी 0 या बिजी प्रॉब्लम फिक्स करने, ट्रांसलेटर रिजनरेशन करने एम कमांड इस्तेमाल करना जरूरी है। कभी करना चाहिए, कभी इसी तरीके आप डिफेक्ट लिस्ट या पी लिस्ट में डैमेज हो, रिजनरेट किए जी लिस्ट ट्रांसलेटर या पी लिस्ट ट्रांसलेटर नॉर्मल वर्क नहीं करेगा और ओरिजिनल जोन अलोकेशन टेबल को मैच नहीं होगा। ये समय इस प्रकार के फेलियर को सफ़र करता एडीडी के इनिशियलाइज सेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर एक्सेस होने में फेल होते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो जब ट्रांसलेटर हम अप्लाई करते हैं एनजी लिस्ट की एंट्री को क्लियर करने के लिए, तब वो फेल होने की वजह से पार्टिकल सेक्टर इश्यू खड़ा होता है। उसको हम इस कॉमन रेडीमेड कमांड से एक क्लिक से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनलॉक हार्ड ड्राइव्स के लिए है। सिम 1009 फिक्स, इस तरह की एरर आती है तो वन क्लिक कॉमन ये DFL का कमांड रेडी है। जिस तरह MRT में भी इस तरह के कमांड कुछ है, तो हर एक कंपनी के ये कमांड रेडीमेड कमांड खुद के अलग अलग बनाए हुए हैं। ये सिम 1009 का जब आता है एरर, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। MCMT फिक्स, अगर MCMT इस प्रकार की एरर आपको आती है तो आप MCMT फिक्स से वन क्लिक में सॉल्यूशन कर सकते हो। स्मार्ट फिक्स, जब स्मार्ट क्लियर करने की ट्राई कर रहे हो तब टर्मिनल्स में स्मार्ट एरर दिखाई दिए, तब ये फंक्शन आप ट्राई कर सकते हो। सिंगल वन क्लिक है। डोज फिक्स, जब पावर ऑन हो तब टर्मिनल डोज एरर दिखाए, ये फंक्शन आप ट्राई कर सकते हो। सिम 1002 फिक्स, सिम 1002 एरर फिक्स करे, जो टर्मिनल सिम 1002 एरर दिखाए, ये एक बटन फिक्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ कि ये जो सारे के सारे कमांड है जो कॉमन फंक्शंस के अंदर जाकर हमने देखे, ये DFL के यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा ये सब DFL का अपना पर्सनल बनाया हुआ कमांड वन क्लिक रेडीमेड कमांड है। ये MRT में नहीं हो गए, ये PC3000 में नहीं हो गए, उसमें हो गए वो उसने बनाए हुए कुछ अलग हो गए। ठीक है, ये उसने रेडीमेड बनाया है, ये सीगेट का नहीं है। कि ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक के सारे कमांड सब के सब कोई भी कंपनी का हार्डवेयर आप इस्तेमाल करो, ये सब का सब सेम ही रहेगा। सिर्फ ये रेडीमेड कमांड जो है वो DFL ने खुद के रेडीमेड बनाए हुए हैं। जैसे ऐसे ही MRT के भी कुछ रेडीमेड कमांड ऑलरेडी है, ऐसे ही PC3000 के भी है। इसका सिम 1009 का बनाया है तो उसने 3005 का बनाया है। उस तरह खुद का अपना अपना अलग अलग होता है, मगर ये सब कमांड वगैरह सब सेम ही इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का सीगेट का है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमेशा हमें याद रख लेने का है। इतना स्क्रीनशॉट चाहे तो आपको निकाल लेना है कि इतना हमारा कमांड IMP है और इतना ये हमारा इतना हमें डेटा रीड करना है, रोम प्लस 1B प्लस 28 प्लस 35 प्लस 93। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब जो हमारी SYS रीड हो रही थी उसको मैं अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ और Ctrl+Z प्रेस करके मैं एक बार जो अपना ये किस तरह रीड करना है वो तो हमने जान लिया कि वहाँ मेन्यू में जाके रीड करना है। अब कॉमन कमांड को किस तरह हमें अप्लाई करना है वो भी हमने आगे के वीडियो में देखा है। फिर भी मैं आपको एक दो कमांड इस्तेमाल करके इसमें दिखा देता हूँ कि ये
प्लस F3, तो ये कंट्रोल जेड करते हैं तो F3T आता है। सिंपल यही है, कुछ और नहीं है। कंट्रोल L, तो मैं कंट्रोल प्लस L प्रेस करने से जो डिटेल मैंने आगे के वीडियो में हमने देखी थी वो आती है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसे प्रेस करना है, ठीक है। V4, तो उसमें कुछ अभी के लिए एंट्री नहीं है, अगर होगी तो दिखाएगी। उसके बाद V40, उसमें भी एंट्री नहीं है। उसके बाद अगर उसको क्लियर करना है, V4 की एंट्री को क्लियर करना है, तो ये V4 की एंट्री को क्लियर करेगा I4,1,22, I4,1,22, ठीक है। तो ये इस तरह अप्लाई किया जा सकता है। इससे ही ये स्मार्ट क्लियर /1 कैपिटल N1 स्मार्ट क्लियर, ठीक है। अप्लाई करते ही तुरंत हो जाएगा, नहीं होता है तो 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ट्रांसलेटर M0, स्मॉल m0, -6, 22, ट्रांसलेटर अप्लाई। ट्रांसलेटर हमेशा थोड़ा वक्त दूसरे कमांड से ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें यह कमांड इस्तेमाल करना है। अब देखो दोस्तों, ये कमांड के लिए मैं ये प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता, यहाँ पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि यही इश्यू होता है कि कोई भी बंदा कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता है। WD में कर सकते हैं कि कुछ मॉड्यूल हम जानबूझकर डैमेज कर सकते हैं, पर सीगेट में जो कोई एरर है तो हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। जब वो एरर आता है तभी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और तभी वो केस हम आपको दिखा सकते हैं। ये कड़वा है, सत्य है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ये एरर वाला केस दिखाओ कैसे होता, पर वो एरर में बना नहीं सकता, यहाँ पर अपना हाथ बंधे हुए होते हैं। पर जब कभी भी मेरे पास केस आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो ये बाकी के जो ये कमांड है वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा प्रॉब्लम आता है तभी वो इफेक्ट हम उसकी दिखा सकते हैं। पर मेरे ये करियर में भी इसमें से 2-3-4 ही कमांड का इस्तेमाल हुआ है, बाकी का कभी मेरा ज़रूरत पड़ी नहीं है। जो दूसरे रास्ते से अगर पड़ती है तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो वो तो अब आगे देखने वाले ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे IMP जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आप फिर से एक बार ज़रूरत पड़े तो दोबारा एक बार देखिए, 2-4 बार 5 बार जितने भी बार आपको ज़रूरत पड़े आप ये वीडियो को दोहराते रहिए, देखते रहिए। मैं आगे का वीडियो इसके बाद सीगेट फॉर्मवेयर इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट C बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।